सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। सो जैसे कि हम लोग पहले वीडियो में लेके आ चुके थे ऑडिट की सजेशंस, वैसे ही आज हम लोग लेके आए हैं टैक्स के सजेशंस। ठीक है, जहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डायरेक्ट टैक्सेस। तो हम लोग पेपर के पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, हम लोग इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, और प्रैक्टिकल क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आप लोग ने तो इतना दिन तक क्रैश कोर्स वगैरह में कर ही लिया होगा। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग आज स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट टैक्स के बारे में। जैसा आप लोग का ऑडिट का पेपर्स बहुत अच्छा गया है, तो एंड आई होप रेस्ट ऑफ द पेपर्स आपके बहुत ही शानदार जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ डायरेक्ट टैक्स। सो क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहेगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, राइट। तो इस तरह से मैं आपको सब कुछ विस्तार तरीके से मैं बताऊंगी, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और आपको टिक मार्क करते जाना है। एंड इफ़ यू आर गुड इनफ, इंटेलिजेंट, तो आप साथ ही साथ सुन के समझ सकते हो कि कैसा आएगा और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो ग्रुप ए will be your 15 marks, 3 questions of 5 marks, all right. So provision for filing of return, that is 5 marks question, provision for filing of return। ठीक है, इसके साथ आई होप कि कोई ऑप्शन नहीं आएगा। पहले हम लोग क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बात करेंगे, और फिर इस पर्टिकुलर चैप्टर में जैसे मैंने अभी बोला कि प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न में कौन कौन से क्वेश्चन है फिर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन विल बी ऑफ असेसमेंट ऑफ रिटर्न। आई मस्ट रिपीट कि दिस इज एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पैटर्न, ऑलराइट। डोंट अज्यूम कि यही आ रहा है। ठीक है, असेसमेंट ऑफ रिटर्न विल बी ऑफ 5 marks and your TDS important will be of 5 marks theory. So okay, option will be there, one more theory, maybe practical. So there is 3 questions of 5 marks, so altogether group A is of your 15 marks, all right. Now we are coming to group B. So group B will consist of one question, single questions of 10 marks, but there will be an definitely option. So your group B first question will be maybe from advanced tax, that will be your practical, or there will be an option interest under section 234A, 234B, 234C, and fees payable under section 234F. This both chapters of practical. All right, if I'm clear, then we are moving forward to group C. So there will be also one questions of 15 marks. So 15 marks question, there will be definitely an option. You guys are so lucky that there is an huge options. Okay, so group C question is computation of total income and tax liability of an individual. Okay, there will be a practical sum, या फिर उसके साथ ऑप्शन में आएगा computation of total income and tax liability of firm. It will be also a practical question. So I hope there your question pattern of direct tax altogether, we if we count first group A of 15 marks and then 10 marks and then 15 marks, altogether we consist of 40 marks of direct tax. So first we will discuss about direct tax, each chapter important question. Let's come to the first chapter, that is provision for filing of return. रिटर्न में हम लोग का क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक श्योर टू मार्क दिस क्वेश्चन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी आप लोग ना बिल्कुल भी नए किसी चीज़ को पढ़ने मत जाओ। जैसे कि मैंने पहले ऑडिट के वीडियोस में भी आप लोग को बता दिया था कि नए चीज़ों को अभी पढ़ना नहीं है, अभी जस्ट आपको रिवीजन करना है, और एक आध क्वेश्चन अगर छूट गया है बस उसको याद करना है। ठीक है, और अभी कुछ भी नई चीज़ों पे मत जाओ, क्योंकि अभी नया चीज़ सीखने का टाइम नहीं है, जो सीख चुके हो उसको रिवीजन करने का टाइम है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, mandatory filing of return in certain cases. This is a type of question and you will have to find ki what are the terms or what are the cases where we have to mandatory file the returns. Okay, नेक्स्ट मेरे तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, फॉर्म्स ऑफ रिटर्न। कितने तरह के फॉर्म्स होते हैं आपको पता होगा कि बहुत सारे फॉर्म्स हैं। यू हैव योर नोट्स, इफ़ यू हैव योर नोट्स देयर यू विल सी देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्म्स। तो उसमें से मैंने कुछ 4 फॉर्म्स को सिलेक्ट किया है, विच आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ITR 1। अगर आप लोगों ने शुरू से टेक्स्ट पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये जो फॉर्म नंबर 1 है,
दैट इज ITR 1, दैट इज सहज, राइट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, हमेशा से ही ये इंपॉर्टेंट होते हुए आया है, क्योंकि एज वेल एज हमारे नॉर्मल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वैसे एग्जाम के लिए भी. ठीक है. ITR 2, ITR 4, दैट इज सुगम, right? SUGAM. Okay. Next, I guess there is an important ITR V, acknowledgement of filing the return. Acknowledgement of filing the return. Okay, there is the forms of return. Next question from my side, that is important. Due date of filing of return. यू हैव टू यू हैव टू नो कि कब हमारा ड्यू डेट पड़ता है, कब हम कौन सा फाइल को ड्यू डेट के हिसाब से हम लोग को फाइल करनी पड़ती है. इंडिविजुअल हो सकता है, HUF हो सकता है, कंपनी हो सकता है, फर्म हो सकता है. देयर इफ़ यू हैव योर नोट्स, वहाँ पे आप लोग को बनाया हुआ होगा इंडिविजुअल या HUF का 31st, जो भी है, अगस्त, वहाँ पे जुलाई भी है. तो ये सब आप लोग को देख लेना है, उसको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है. कंपनी, फॉर्म, रिवाइज्ड रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, इन सारे के ड्यू डेट आपको याद करने हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, विच इज़ बिलेटेड रिटर्न. ठीक है. इसको आप लोग को, जैसे हम लोग को बिलेटेड रिटर्न मतलब क्या होता है, मैं एकदम ही जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, एंड जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे उन लोग को एकदम बखूबी आता होगा. मैं बहुत ही जस्ट में बता रही हूँ. बिलेटेड रिटर्न क्या है? फाइल्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ ओरिजिनल ITR फाइलिंग डेडलाइन. जब डेडलाइन के बाद हम लोग कुछ फाइल करते हैं तो वी कैन फाइल इफ़ द SSC फेल्स टू फाइल रिटर्न. अगर कोई SSC फेल हो जाता है कोई भी रिटर्न फाइल करने में विद इन द टाइम लिमिट अलाउड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, 142 सबसेक्शन 1, ही कैन फाइल अ बिलेटेड रिटर्न. सो दिस इज अ जिस्ट. सो आपको इसको याद करना है, व्हाट इज बिलेटेड रिटर्न, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. उसके बाद अगर हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट विल बी आवर रिवाइज्ड रिटर्न, विच इज़ वेरी इजी. हम लोग को जब कोई गलती हो जाती है फाइलिंग रिटर्न में, कोई ओमिशन हो जाता है, वेर इज़ अ मिस्टेक और ओमिशन. ओमिशन मीन्स कुछ भूल जाते हैं, समझ रहे हो, कुछ ऑब्सोलेट हो जा रहा है, तो उसको फिर से हम लोग को जब रिटर्न फाइल करना होता है, देन वी डू अ रिवाइज्ड रिटर्न. ठीक है. एंड from this chapter, your last important question from my side will be PAN, that is permanent number. जो हम लोग पढ़े हुए हैं, that is PAN, permanent account number. तो वो आप लोग को देखना है. There I have given you 6 questions which is important from my side from the first chapter, provision for filing of return. ठीक है. थ्योरी में से ये सारे इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, जो कि और 5 मार्क्स का था, असेसमेंट ऑफ रिटर्न. उसमें हम लोग को क्या देखना है, योर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन from my side. Number 1 is self assessment under section 140A. ये जो टॉपिक है ये आप मस्ट करके जाना. ठीक है. जैसे ये क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, जब हम लोग खुद से कैलकुलेट करते हैं. इफ पर्सन इज कैलकुलेटिंग, if a person is calculating his own tax liability, okay, and filing an ITR, it is self assessment, cause a person is assessing the ITR by himself. Okay, your next question will be best judgment assessment under section 144. Best judgment assessment under section 144. ये क्या होता है? If a taxpayer is unable to give necessary document or fails to file that tax return, then the authority may initiate best judgment assessment to finding his tax liability. समझ में आया? अगर वो क्या हो जाता है, अनेबल हो जाता है, अगर वो नहीं दे पाता है, कोई भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी जो उसके तहत ज़रूरी होता है, या फिर वो फेल हो जाता है रिटर्न फाइल करने में, तब क्या होता है, एक ऑथराइज्ड अथॉरिटी क्या करते हैं, ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट उसको प्रोवाइड की जाती है फॉर फाइंडिंग हिज टैक्स लायबिलिटी, हिज और हर टैक्स लायबिलिटी. नेक्स्ट योर थर्ड क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, फ्रॉम TDS. ठीक है. TDS से हम मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, दैट इज TDS फ्रॉम सैलरी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोगों ने शुरू से अगर पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा कि सैलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो TDS सैलरी आपको पढ़ना है. टैक्स डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इनकम, जब हम लोग इनकम पे कर रहे होते हैं, जैसे एम्प्लॉयर को पे कर रहे होते हैं. इफ़ यू आर सपोज यू आर अ कंपनी, अगर हम लोग पे कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो जो पर्सन वो काट रहा होता है, क्या काट रहा होता है, TDS काट रहा होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इनकम. सो अंडर हेड
कौन से हेड के अंदर हम लोग ये इसको पुट करते हैं? अंडर हेड सैलरी. बट देर इज अ बट. नो टैक्स डिडक्ट इफ द टैक्सेबल सैलरी इज लेस देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट. अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से अगर वो कम है तो हम लोग टैक्स का टीडीएस नहीं काटेंगे फ्रॉम सैलरी. इफ टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड, अगर हम लोग टीडीएस नहीं काट रहे हैं, सपोज मान लो हम लोग सैलरी से टीडीएस नहीं काट रहे हैं, तब क्या होगा? द एम्प्लॉयर इज लाइबल टू पे एन इंटरेस्ट फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस. आपको पता है नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस कितना परसेंट होता है? 1%. ओके, ये सब आपको याद रखना होगा, जो कि पर मंथ हम लोग काटते हैं फ्रॉम द डेट ऑन विच द टैक्स वॉज डिडक्टेबल टिल द डेट एट एनुअली डिडक्टेड. ये आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग आराम से समझ में आ जाएगा. एंड माई लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इंपॉर्टेंट इज टीडीएस ऑन विनिंग. आप लोगों को पता ही होगा, जो अक्सर लोगों को हम लोग खेलते हुए देखते हैं, अक्सर हम लोग पाते हैं, दैट इज विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेसेस, जहाँ पे हम लोग पैसा लगाते हैं, नॉट मी, जहाँ पे लोग पैसा लगाते हैं और वहाँ से रिटर्न आता है, जीत जाते हैं, तो उसी केस में हम लोग को टैक्स देना पड़ता है. ठीक है, इफ़ यू विन सच अमाउंट यू हैव टू गिव अ टैक्स. कितना है? रेसिडेंट के लिए कितना है? 30%. हाउ मच? 30%. तो ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस. तो हम लोग को 30% देना पड़ता है. बिकॉज हम लोग को क्यों 30% देना पड़ता है? बाकी लोगों को क्या और देना पड़ता है? नो, रेसिडेंट पर्सन को हम लोग को 30% देना पड़ता है, और जो नॉन रेसिडेंट है उन लोगों को 30% टैक्स देना ही पड़ता है. साथ ही साथ सरचार्ज देना पड़ता है, साथ ही साथ HNE देना पड़ता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. तो बस डायरेक्ट टैक्स का इतना ही इंपॉर्टेंट रखते हैं. एंड देन वी कंटिन्यू विद द इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन पैटर्न. ऑलराइट, सो अब हम लोग आते हैं ग्रुप डी में, जहाँ 4 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के रहेंगे. तो कितने हो गए? 20. वहाँ 40 डायरेक्ट टैक्स के हटा दो. अभी हम लोग सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, 40 80 हो जाएगा. सो अभी हम लोग 4 क्वेश्चंस देखेंगे 5 मार्क्स के. 4 क्वेश्चंस कौन कौन से चैप्टर के रहेंगे? बेसिक कंसेप्ट एंड इंडिविजुअल टैक्स एंड ओवरव्यू ऑफ जीएसटी. ठीक है, थ्योरी रहेगा ऑप्शंस में. उसके बाद मिक्स्ड सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थ्योरी एक ऑप्शन के साथ. उसके बाद 8 नंबर क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई एंड time of supply and place of supply. This will be also theory. This is an expected pattern, I am repeating. Okay, number 9 देखो, value of supply. ये 4 जो चैप्टर्स हैं, इन चारों चैप्टर्स में से एक एक क्वेश्चन रहेंगे एंड देर विल बी एन ऑप्शन ऑल्सो. ठीक है, उसके बाद हम लोग चले आते हैं ग्रुप ई में. देर विल बी ऑल्सो 2 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स, दैट इज 20. तो यहाँ 20, वहाँ 20, हो गया 40. सो इनडायरेक्ट टैक्स का 40 और डायरेक्ट टैक्स का 40. तो ऑल टुगेदर योर पेपर विल बी ऑफ 80 मार्क्स. ओके, कॉम्पोजिट स्कीम रहेगा. ग्रुप ई में फर्स्ट क्वेश्चन कॉम्पोजिट स्कीम से थ्योरी आ सकता है. उसके साथ ही एक ऑप्शन रहेगा प्रैक्टिकल का, कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स एंड नेट जीएसटी पेएबल विद आईटीसी. ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन देयर इज, मैंने बोला ग्रुप ई में 2 क्वेश्चंस रहेंगे. पहला क्वेश्चन हो गया कॉम्पोजिट सप्लाई, कॉम्पोजिट स्कीम, उसके साथ ही ये ऑप्शन में रहेगा. और दूसरा उसका क्वेश्चन हो गया 11 नंबर इज कस्टम एक्ट, जो कि प्रैक्टिकल रहेगा और थ्योरी भी साथ में रह सकता है या फिर फुल प्रैक्टिकल भी रह सकता है. देयर इज एनी confirmation with this, but this is an expected pattern. but ये सारे चैप्टर्स तो डेफिनेटली रहेंगे, तो आपको पढ़ के जाना है. देखो, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि पढ़ना आपको सब कुछ है. जो जो चैप्टर्स आपके बुक में दिए गए हैं सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं. उसमें से अभी ही छांट लोगे तो वहाँ जाके जब आप याद करोगे, ऑलरेडी छाटा हुआ याद कर रहे हो, जब आप रिकॉल करोगे वो और छट जाएगा, जब आप लिखने जाओगे वो और छट जाएगा. तो छट के फिर इतना सा बचेगा, इतना में मार्क्स कितना आएगा? और छट के मार्क्स आएगा. एंड देन फिर आप लोग बोलोगे हम तो इतना लिख के आए थे, हम तो इतना पढ़ के गए थे, मेरे पास मार्क्स नहीं आया. सो बेटर यू हैव टू रीड योर होल लर्न. ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के. सो बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड ओवरव्यू, जो कि ग्रुप डी का पहला क्वेश्चन था ऑफ जीएसटी. सो इसमें मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट ईयर्स में पूछे जाते हैं वो डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. तो आप सभी को पता होगा, अगर हम लोग जस्ट में बात करें, डायरेक्ट टैक्स क्या है? जो हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं. इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जो हम लोग इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, तो जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, क्या
डायरेक्ट टैक्स। और उसके बाद जैसे हम लोग जीएसटी, कस्टम ड्यूटी ये सब देते हैं, ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को जीएसटी देने जा रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग को सामान परचेज कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? इनडायरेक्टली जीएसटी पे कर रहे होते हैं। सो टैक्सेबल इनकम ऑफ एसएससी, ये हम लोग को कहाँ लगता है? डायरेक्ट टैक्स में लगता है, अगर हम एग्जाम्पल में देखें। और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस में आ जाता है। समझ गए? उसके बाद देखो, हमारा ये हो गया मेरा पहला, मेरे तरफ से पहला क्वेश्चन, विच इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो दूसरा क्वेश्चन सजेशन पे क्या है? एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ जीएसटी, ये सारे आप लोग प्लीज देख लेना, क्योंकि जीएसटी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग को ये जीएसटी की थोड़ा पढ़ के जाना चाहिए एंड याद करके ही जाना है। ओके, एंड सी, मेरे लिए तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएसटी सब्सिम टैक्सेस व्हाट आर दे? जैसे मतलब क्या क्या टैक्सेस को मिला के हम लोग जीएसटी बना रहे हैं, क्या क्या उसमें सब्सिम्ड हुआ है। सो सेंट्रल टैक्सेस सब्सिम्ड इन जीएसटी, सेंट्रल टैक्सेस में क्या क्या जीएसटी के साथ इंक्लूड हुआ है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। और उसके बाद हम लोग का स्टेट टैक्सेस सब्सिम्ड इन जीएसटी हुआ है, दैट इज स्टेट वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड लग्जरी टैक्स, एडवर्टीजमेंट का टैक्स, ये सारे। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना। उसके बाद टैक्सेस विच आर नॉट सब्सिम्ड इन जीएसटी, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या क्या जीएसटी के साथ अभी भी इंक्लूड नहीं हुआ? क्या है? कस्टम ड्यूटी हुआ है? नहीं, दैट इज अ सेपरेट टैक्स। ओके, स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, ये सारे अभी भी अलग है। ओके, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लिए आता है इस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम माय साइड, दैट इज डेफिनेशंस। डेफिनेशंस एकदम एक्यूरेटली आपको अच्छे से याद करना है। डेफिनेशन क्या है? एग्रीगेट टर्नओवर। ओके, एग्रीगेट टर्नओवर का आप डेफिनेशन कर लोगे, कैपिटल गुड्स का करना, गुड्स काफ़ी बार पूछे जाते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 52, इनपुट टैक्स क्रेडिट, सर्विसेज, ये सारे डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको 1 2 3 4 5 डेफिनेशंस दिया है। मेक श्योर डेफिनेशंस एज पर डेफिनेशन ही होनी चाहिए। आप प्लीज़ अपने मन से गुड्स बना के मत लिख देना, क्योंकि डेफिनेशन जहाँ से लिख के आए ना वो एज इट इज़ रहे तो ज़्यादा बेटर लगता है। आप लोग प्लीज़ अपना योगदान ना दे डेफिनेशंस में, एज इट इज़ याद करने की कोशिश करें। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, जो कि चैप्टर मिक्स्ड सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई का है। उसमें आपको डेफिनेशन डेफिनेटली पढ़ना है, व्हाट इज सप्लाई एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। ठीक है, जैसे सप्लाई क्या है? जब हम लोग सेल करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, रिटर्न करते हैं एक्सेट्रा, है ना, बाय अ पर्सन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब क्या होता है? जो कि हमारे बिजनेस में लगता है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कि बिजनेस में और आगे बढ़ता है, बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जो कर रहे हैं, दैट इज सप्लाई। तो इसका डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेना। एंड योर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज difference between, please listen carefully, difference between nil rated supply, difference between nil rated supply, exempt, zero rated and non GST supplies। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, तो कृपया इसको अच्छे से देख कर जाएं। ठीक है, जैसे जीरो रेटेड सप्लाई का डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली आप नील रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई में आप डिफरेंशिएट क्रिएट कर पाओगे। उसके बाद डेफिनेशन, जैसे एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या होता है? जैसे कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच हैव नील रेटेड टैक्स, सप्लाई विच एग्जेम्प्ट फ्रॉम CGST, IGST, नॉन टैक्सेबल सप्लाई अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 78। यही है डेफिनेशन, ऐसे करके आप लोग को याद करना है। ओके, एंड योर नेक्स्ट लास्ट सजेशन फ्रॉम दिस चैप्टर इज कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। अच्छा, कंपोजिट सप्लाई क्या होता है? जो कि नेचुरली बंडल्ड होता है, और मिक्स सप्लाई जिसको हम इंडिविजुअली बेच सकते हैं। एकदम एज सिंपल एज दैट, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई भी चैप्टर को नहीं करना है। ओके, सो योर नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट, टाइम ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। सो डेफिनेटली यहाँ से आपको क्या करना है? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, जैसे हम लोग कब देखते हैं? टाइम व्हेन गुड्स आर कंसिडर्ड सप्लाइड। जैसे कि हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं कि हाँ, गुड सप्लाई
हो चुका है, तब हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कर लेते हैं और प्लेस ऑफ सप्लाई आपको देख लेना है, सिंपल। और हमारा यहाँ का ग्रुप ई इंपॉर्टेंट 20 मार्क्स का जो मैंने बताया था 2 क्वेश्चन, उसमें से कंपोजिट स्किम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कंपोजिट स्किम में मुझे लगता है कंपोजिट स्किम आप पढ़ लेना, व्हाट इज इट। एंड जैसे ऑल्टरनेटिव मेथड फॉर टैक्स लेविड फॉर स्मॉल टैक्स पेयर अंडर 150 लाख टर्नओवर, तभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट स्कीम। फिर एडवांटेजेस क्या क्या है ये सारे आपको देख लेने हैं। उसके बाद rates of GST अंडर composite सप्लाई सॉरी composite स्कीम। सो composite स्कीम के अंदर जो रेट्स है GST के वो मस्ट 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 देखने हैं। पर्सन्स इज नॉट एलिजिबल फॉर ऑप्ट फॉर कंपोजिट, जो एलिजिबल नहीं है इस चीज़ के लिए वो भी आप लोग को देखना है। एंड लास्ट लास्ट चैप्टर का जो मैंने आपको बताया था, जो इसके साथ कस्टम ड्यूटी के हैं, उसमें आपको कस्टम ड्यूटी के क्या करना है, टेरिटोरियल वाटर, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 227 में आते हैं। और टेरिटोरियल वाटर के बाद एकदम बैक टू बैक हमारा क्या आता है, इंडियन कस्टम ड्यूटी, सॉरी इंडियन कस्टम वाटर, विच इज कम्स अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 28। ये दोनों याद करने में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि टेरिटोरियल वाटर और इंडियन कस्टम वाटर दोनों ही बैक टू बैक सेक्शन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 27 एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 28, ठीक है। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो सके तो थोड़ा सा देख कर जाना, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा देख कर जाने में कोई बुराई नहीं है। सो हियर वी गोज एंड ऑफ योर ऑल डिस्कशन। मैं काफ़ी कोशिश की कि जल्दी जल्दी आप लोग को इम्पोर्टेंट सारा कवर करा दूँ विदाउट वेस्टिंग योर एनी टाइम। सो आप लोग को अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं सारा रिप्लाई कर दूँगी और आप लोग अच्छे से रिवीजन करो। सो मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट आपके जितने सारे पेपर्स हैं उसके भी मैं इसी तरह सजेशन लेके आ सकूँ। कीप सपोर्टिंग टू माई यूट्यूब चैनल एंड कीप स्टडी, ठीक है। बी कॉन्सेंट्रेट एंड कीप goes on your studies, and I hope and wish you all the very best and best of luck to all my dear students कि आपके सारे पेपर्स एकदम शानदार ज़बरदस्त जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर टाइम, सो थैंक यू।